जो कांग्रेस पार्टी की वंदे मातरम को लेकर कम्युनल लिंचिंग है वो बाई चूक नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। वंदे मातरम के गान से उसका ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाता है तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। देखिए राहुल जी अभी भी सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर में चकनाचूर है। रणछोड़ बहादुरों का जो है वो रंगारंग प्रोग्राम है। संघ के प्रति इनका जो दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का दौर है ये दशकों चला है। कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने का इनका कंपटीशन है। 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी चारों खाने चीत होंगे। दिमागी नक्सली नहीं बल्कि दिमागी जिन्ना वाली सोच है ये। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि डिस्ट्रक्टिव डायनेस्टी के डपोर शंखों का डिज्नीलैंड बन गई है। कांग्रेस पार्टी की एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर होती जा रही है। फतवों के जो फूकी हुई बंदूकें हैं और छुटे हुए कारतूस हैं, इनसे हम लोगों को डर अब नहीं लगता। सांप्रदायिक मानसिकता है और उस सांप्रदायिक संक्रमण से हम सबको सावधान होना होगा। ये जो तर्कों के जो मवाली हैं और कुतर्कों के जो है वो कंगाली उनके अंदर घुसी हुई है। नमस्कार, दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। साहब फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। बीके हरिप्रसाद, इमरान मसूद, मैं तो नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। खड़ा हो जाऊंगा सम्मान में, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। साहब जो दिल्ली में हुआ वही गोवा में हुआ। पहले लग रहा था कि जो दिल्ली में हुआ वो भूल चूक थी, वो गलती से हुआ। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि कुर्सी की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन अब एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नीचे के 4 छंद, शुरुआती 2 छंद को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 4 छंदों को भड़काऊ बता दिया। वंदे मातरम को कांग्रेस पार्टी ने भड़काऊ बताया, भड़काऊ। तो एक नेता भड़काऊ बता रहे हैं, एक नेता कह रहे हैं फांसी पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दो। कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन लिखा, कहा साहब कि एक वो भी दौर जब स्वतंत्रता सेनानी कह रहे थे फांसी पर लटका दो, सूली पर चढ़ा दो, वंदे मातरम नहीं छोड़ेंगे। और समय ऐसा बदला है कि आज कुछ नेता ये कह रहे हैं साहब कि चाहे फांसी पर चढ़ा दो, चाहे सूली पर चढ़ा दो, वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? और क्या ये वाकई ये तुष्टीकरण के चक्कर में या मुस्लिम वोटों के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ये सब करने की कोशिश कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट भर भर के मिल जाएंगे? क्योंकि देश का मुसलमान तो वंदे मातरम का विरोधी हो ही नहीं सकता। मतलब मुसलमान, देश का भारतीय मुसलमान जितना राष्ट्रवादी है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस की ऐसी सोच है कि अगर वंदे मातरम का इस तरह से खुलकर विरोध किया जाएगा तो फिर मुस्लिम वोट भर भर के मिल जाएंगे? यूपी चुनाव की वजह से हो रहा है क्या ये सब? क्या वाकई वंदे मातरम को कुछ लोग कहते हैं इस्लाम विरोधी है, जैसे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई, वो क्या कह रहे हैं कि अब मुसलमान सोनिया गांधी के साथ खड़े हो जाएं। बड़ी कहानी चल रही है। अच्छा देखिए, अब ये है या नहीं है, हमारे साथ एक आज ऐसे खास मेहमान है दी अमन पॉडकास्ट पर जिनको पूरा देश सुनना चाहता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी समझना चाहता हूं। हमारे साथ देखिए अभी दर्शन होंगे आपको, ये मुख्तार अब्बास नकवी भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं और ऐसे इश्यूज पर बहुत वोकल रहे हैं, बहुत ही लिबरल तरीके से। इज ए लर्नेड मैन। थैंक यू सो मच सर मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपने समय निकाला दी अमन पॉडकास्ट टैप के दर्शकों के लिए। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। सर बता दीजिए, आप सवाल तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या जानना चाह रहा हूं। सीधा सवाल पूछ लेता हूं, सीधा निचोड़ पर पहले आ जाता हूं, हेडलाइन पहले चाहिए मेरे को। क्या वंदे मातरम इस्लामिक विरोधी है? क्या वंदे मातरम एंटी मुस्लिम है? क्या वंदे मातरम गाने से इस्लाम खतरे में आता है? मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए वंदे मातरम की जो कांग्रेस पार्टी की कम्युनल लिंचिंग है, जो कांग्रेस पार्टी की वंदे मातरम को लेकर कम्युनल लिंचिंग है वो बाई चूक नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। और मैं मानता हूं कि जो वंदे मातरम को लेकर के कम्युनल लिंचिंग का ये दौर, अभी नया दौर शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा मौका मिला था जिस मौके को वो जो है वो सदुपयोग कर सकती थी। जो उसने लम्हों की खता करके दशकों जो है वो वंदे मातरम और राष्ट्र की आत्मा के प्रति जो वार और प्रहार का काम किया, उससे वो प्रायश्चित कर सकती थी। और एक बार फिर से जो है जो गलतियां उसने 30 के दशक में की,
जो गलतियां उसने वंदे मातरम को लेकर के मुस्लिम लीग के सामने घुटना टेकने की, जो वंदे मातरम को लेकर के जो कम्युनल लिंचिंग का उसने साथ देने की कोशिश की, एक ऐसा मौका था जिसको कि मुझे लगता है कि उससे वो निजात पा सकती थी और उससे वो मुक्ति पा सकती थी। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है कि हमने जैसे शुरू में कहा कि जो वंदे मातरम की कम्युनल लिंचिंग कांग्रेस कर रही है, वो बाई चूक नहीं है, बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस है। और उसकी जो सोच है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि जो लखनऊ का अधिवेशन 1916 में कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था लखनऊ का, और कांग्रेस का जो 1916 का संयुक्त अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग भी थी, आजादी की लड़ाई को लेकर के था। आजादी में देश को आजाद कराने के लिए संयुक्त रूप से करने की बात थी। उस अधिवेशन और एक और अधिवेशन है जिसमें कि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम वंदे मातरम को लेकर के सवाल खड़े किए थे। और वंदे मातरम को जो सवाल खड़े किए थे, उस पर मुझे याद आ रहा है कि एक कांग्रेस के ही बहुत वरिष्ठ लीडर, बहुत ही काबिल व्यक्ति, उन्होंने कहा था, भैया ये जो है वो सियासी पार्टी का कार्यक्रम है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है जहां वंदे मातरम को जो है वो के गान पर जो है वो प्रतिबंध लगे। इसलिए वंदे मातरम होगा, जिसको रहना हो रहे, जिसको जाना हो जाए। तो वंदे मातरम को लेकर के जो इस तरह का कम्युनल लिंचिंग का रिवाज और मिजाज है, वो कोई नया नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पुराना है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने उनको एक बहुत बिना मांगा मौका दे दिया था कि जो उन्होंने 30 के दशक में या उससे पहले जो लम्हों की खता की थी, जिसकी कि वंदे मातरम की संपूर्णता ने, वंदे मातरम की जो राष्ट्रवाद की आत्मा को सजा मिलने देने का काम किया था, उसको ठीक करने का मौका था। मैं पॉलिटिकल एंगल पर आऊंगा। मैंने इसलिए पहला सवाल पॉलिटिकल नहीं पूछा। मैं चाहता तो पूछ सकता था कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया, वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए, जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, तुष्टीकरण के चक्कर में, वोट बैंक के आगे घुटने टेक दिए, वो सब मैं आगे आऊंगा। पहले इसलिए मैंने बुनियादी सवाल पूछा जो मैं भी जानना चाहता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरा होमवर्क कमजोर हो। जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री रहे हैं नकवी साहब, देश को बताइए, भारत को बताइए, पूरी दुनिया को बताइए, वंदे मातरम क्या एंटी इस्लामिक है? नीचे के 4 छंद, क्या संपूर्ण वंदे मातरम मुस्लिम विरोधी है? क्या संपूर्ण वंदे मातरम से इस्लाम खतरे में आता है? ये मेरा बुनियादी सवाल है। मैं खुद समझना सीखना चाहता हूं आपसे, पूरा देश जानना चाहता है। ये जो भ्रांति है, इसको एक बार के लिए अगर आप फिनिश कर पाए, या वाकई में मैं गलत हूं और ये है इस्लामिक विरोधी। देखिए, पहली बात ये अमन जी, वंदे मातरम का कोई गाना गाता है, कोई एक छंद गाता है, 2 छंद गाता है, पूरे गाता है, उससे उसको राष्ट्रभक्ति का या राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। लेकिन वंदे मातरम का जो आपराधिक अपमान करने की जो सोच और सनक है, वो निश्चित तौर से उसकी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान खड़ा करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि किसी का ईमान अगर इतना कमजोर है, इतने हिचकोले खाता है कि एक वंदे मातरम के गान से उसका ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाता है, तो उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। मैं नहीं मानता कि वंदे मातरम के गान से, वंदे मातरम के किसी छंद से किसी का ईमान खतरे में हो जाए। फिर मैं बात दोहराता हूं, जो कांग्रेस के अधिवेशन में उस वक्त शायद अच्युतानंद मिश्रा जी, या मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है कौन थे, जिन्होंने कहा था कि अरे भाई, ये सामाजिक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, सियासी पार्टियों के कार्यक्रम है, ये कोई धार्मिक स्थल के जो है वो पूजा अर्चना नमाज नहीं है कि वहां पर तुम जो है तुम्हारा ईमान जो है वो हिचकोले लेने लगेगा। इसलिए जो है वो मैं मानता हूं, जो इस तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने का जो एक रिवाज है, ये कोई नया नहीं है। और इसी का नतीजा हुआ कि जिन लोगों ने, जिस मुस्लिम लीग के जिन्ना ने, जिस मुस्लिम लीग के मुगाम्बो ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए, उसी मुगाम्बो ने, जिसके सामने कांग्रेस ने घुटने टेके थे, उसी ने देश के टुकड़े भी टुकड़े किए। मुख्तार अब्बास नकवी जी, हम लोग सोचते हैं हम अच्छा लिखते हैं और चैनल के हिसाब से हमारे वन लाइनर बड़े स्ट्रांग होते हैं। हम सबको आपसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए वैसे। मतलब जो मुस्लिम लीग का मोगैम्बो, एक तो ये, और दूसरा कम्युनल लिंचिंग, कम्युनल कंफ्यूजन, अद्भुत हैं प्रभु आप। मुझे बताइए, लेकिन कहते हैं कि भाई इस गीत के जो बाकी के छंदों में मातृभूमि की तुलना देवी दुर्गा और लक्ष्मी जी से की गई है। आपने
जवाब दे दिया कि भाई किसी का ईमान, किसी का धर्म इतनी जल्दी खतरे में आ जाता है तो उसको सोचने की जरूरत है। लेकिन उनका तर्क ये होता है कि भाई जो छंद हैं उनमें मातृभूमि की तुलना देवी दुर्गा और लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी से की गई है, इसलिए हम नहीं गाएंगे संपूर्ण वंदे मातरम, और ये हमारा अधिकार है। बेशक कानून पास हो चुका है लेकिन नहीं गाएंगे। उसमें देवी दुर्गा और लक्ष्मी जी से तुलना की गई है, जो मजहब नहीं सिखाता हमारा, उनकी वंदना। देखिए, आपको मुझे अच्छी तरह याद है, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो संसद में, पार्लियामेंट में, चाहे कांग्रेस की रही हो, फिर अटल जी की रही हो, मोदी जी की रही हो, तो उसमें कुछ सांसद उस समय जब वंदे मातरम होता है तो उसका जो है वो बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार करते हैं, वो पूरे छंद नहीं था, वो जो है वो जितने छंद उस समय जो है वो गाए जाते थे उसका ही बहिष्कार करते थे। कहते थे कि साहब ये तो, इससे तो मेरा ईमान खतरे में आ जाएगा। हम लोग उसका विरोध करते थे कि नहीं, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम जो है वो जो सारे लोग वंदे मातरम जो है वो गा रहे हैं और तुम उसका जो है वो नारे लगा करके और उसका विरोध करते हुए बहिष्कार कर रहे हो। लेकिन कभी कांग्रेस ने उनके पर आपत्ति नहीं जाहिर की। तो इसीलिए मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी का वंदे मातरम को लेकर के जो आपराधिक अपमान करने की सोच है, वो बाई चांस नहीं है बल्कि बाई चॉइस है। नहीं, लेकिन वो कहती है ना कांग्रेस पार्टी, मुख्तार जी, फिर मैं लौट कर पूछूंगा, वो कहते हैं कि भाई एक वर्ग को आपत्ति है, मुसलमानों के एक वर्ग को असहज करती हैं कुछ पंक्तियां देवी दुर्गा और लक्ष्मी से जो तुलना की गई है, मातृभूमि की वंदना जो की गई है, वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना, और बाकी के छंदों में देवी दुर्गा और लक्ष्मी जी। तो वो कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्या वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। तो ये भी तो जो है वो हिंदुस्तान की वंदना है, ये तो मातृभूमि की वंदना है। मुझे नहीं लगता कि ये जो तर्कों के जो मवाली हैं और कुतर्कों के जो है वो कंगाली उनके अंदर घुसी हुई है। तो जब कुतर्कों की कंगाली होगी तो वो तर्कों के मवाली जैसे व्यवहार करते हुए ये लोग दिखाई पड़ेंगे। मैं नहीं मानता कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत कोई तर्कों के साथ हो रहा है, तथ्यों के साथ हो रहा है, बल्कि वास्तविकता ये है कि कम्युनल कंफ्यूजन के कुंड में कैद कराने की समाज को कोशिश है और उसमें वो सफल नहीं होंगे। आपको कोई आपत्ति नहीं है 6 छंदों से? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्यों आपत्ति होगी? मैं देख रहा था 1923 में जब काकीनाडा में जो है वो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जिस महिला ने वंदे मातरम का गान किया था पूरे छंदों का, उनका नाम था रेहाना तैयब जी, मुस्लिम थी वो। और ये जो है वो 1923 का कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, उसमें मुस्लिम महिला ने वंदे मातरम का जो है वो गान किया था और पूरे छंद पढ़े थे। तो क्या उसका ईमान खतरे में आ गया था क्या? हाँ, उस समय ये बात सही थी कि जिस तरह के फतवों के जो है वो फुकी हुई बंदूकें हैं वो कम थी, जिन्होंने नहीं तब तक तो वो फतवे उसके ऊपर भी हो चुके होते। तो इस तरह से फेक एंड फैब्रिकेटेड फुकी हुई फतवों की बंदूकें उस समय नहीं थी, इसलिए इतना नहीं हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि इसका जो कुछ भी लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी सांप्रदायिक मानसिकता है और उस सांप्रदायिक संक्रमण से हम सबको सावधान होना होगा। नहीं तो फिर जिस तरह से आप वैसे वंदे मातरम को लेकर आप बात रख रहे हैं, आपको नहीं डर लगता आपके खिलाफ भी कोई फतवा वगैरह ना आ जाएगा? अब इस फतवों के जो फूकी हुई बंदूकें हैं और छुटे हुए कारतूस हैं, इनसे हम लोगों को डर अब नहीं लगता है और न कि देश को लगता है। और मैं मानता हूं कि एक बात ये बताइए, आप मंदिर में जाते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में सब जाते हैं, तो हम लोग मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च पे जाते हैं, तो वहां पर जितने भी जो है वो मंत्र पढ़े जाते हैं, आयतें पढ़ी जाती हैं, जो भी और वहाँ के जो धार्मिक वो है, तो सबको तो याद नहीं होता। कई लोग सवाल करते हैं कि आप जरा बताओ कि आपको कि वंदे मातरम के कितने छंद याद है, आप सुनाओ पहले, तब मानेंगे कि आप राष्ट्रवादी हो। अरे भाई, आधे भी नहीं याद है किसी को, तब भी वो जो है वो वंदे मातरम के प्रति उसका आस्था है, उसका जो है वो सम्मान है, तो वो जो है वो राष्ट्रवादी है। हाँ, आपकी अगर आपराधिक उसके प्रति अराजकता है, आपराधिक आपकी जो है वो सोच है, आपका विरोध है, तो निश्चित तौर से आपकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े होंगे। नहीं, लेकिन मुख्तार जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई राष्ट्रवाद का
किसी के पास कोई पेटेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट देने वाली कोई एजेंसी नहीं है और कोई और नहीं तय कर सकता। लेकिन तब तो बिल्कुल तय होगा ना जब राष्ट्रवाद, जब वंदे मातरम के बीच में व्यवधान पैदा करके ऐसे ऐसे हाथ दिखाया जाएगा, रोका जाएगा, तब तो देना पड़ेगा या बताना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा, या तब भी नहीं। आपको पता मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं समझ गया। मैंने इसीलिए शुरू से जो कहा ना कि ये कोई बाई चांस नहीं हुआ है। कांग्रेस की जो वंदे मातरम के प्रति जो आपराधिक सोच है, जो आपराधिक अराजकता है, वो बाई चॉइस है। और ये अराजकता और के पीछे के ये रीजन रीजन जानना है मेरे को, वो क्या सोच इसका हो इसका सकती है? इसका कुछ एक लोग कहते इतिहास। हैं, दो उदाहरण देते हैं सर, मैं अगर अगर आप इजाजत हाँ, दें। एक कहा बोलिए। जाता है कि भाई चूंकि वो विदेशी मूल के हैं इसलिए भारतीयता, भारतीय संस्कार, एक तो ये रीजन। दूसरा रीजन दिया जाता है कि मुस्लिम वोट, उनको लगता है कि भाई यूपी का चुनाव है, अगर हम ऐसा करते हुए दिखेंगे तो एक वर्ग का वोट मिल जाएगा। इन दो बातों में कितना दम? देखिए, मैं मानता हूं कि एक चीज ये है कि ये अभी भी कंफ्यूजन के कुंड में कैद है। अभी भी इनको लगता है कि इस तरह के जो है वो कम्युनल शोषों से, सांप्रदायिक के जो है वो संक्रमणों के जरिए ये जो है वो सियासी इनका जो है वो नैया पार हो पाएगी, वो मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज ये कि अरे भाई, वो तो चलो मान लो विदेशी जिनकी बात हो रही है, लेकिन इनके जो और वो जो लोग थे वो तो स्वदेशी थे। जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी के जो है वो वयोवृद्ध प्रेसिडेंट साहब थे। तो इससे तो ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर होती जा रही है, क्योंकि जो वयोवृद्ध पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी की एक्सपायरी डेट भी जब एक्सपायर होती जाए तो इसी तरह की बेवकूफियां दिखाई पड़ेंगी, इसी तरह का जो है वो सेल्फ गोल करते हुए ये लोग दिखाई पड़ेंगे। ये विदेशी वाले एंगल में कितना दम नजर आता है आपको? कुछ लोग कहते हैं, मैं कल आचार्य प्रमोद कृष्णन से बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा, कई और लोगों ने भी कहा कि वो टेक्निकली पासपोर्ट है, भारतीय हैं, लेकिन चूंकि वो विदेशी मूल के हैं इसलिए अभी भी भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति को आत्मसात नहीं कर पाई हैं। ऐसा है क्या? देखिए भैया, मैं तो मानता हूँ टेक्निकली वो इंडियन है आज की तारीख में। अब प्रैक्टिकली वो है कि नहीं है, वो प्रैक्टिकली है कि नहीं है, ये तो उनको तय करना है। और ये इस प्रकरण के बाद प्रश्न चिन्ह उठे हैं। नेचुरली देखिए क्या है कि जो कुछ भी लोगों ने देखा वो जो है वो बहुत बैड टेस्ट में था, बहुत ही मतलब बुरे अंदाज में देखा गया। और जिन्होंने जो है वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीग द्वारा करते हुए नहीं देखा, जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध जो है वो कुछ कठमुल्लाओं द्वारा जो किया जाता था वो नहीं देखा था, अंग्रेज आजादी की लड़ाई और आजादी की लड़ाई से पहले, तो निश्चित तौर से उनको लगा कि जब ये रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब इस वक्त इस तरह का विरोध हो रहा है तो उस समय क्या होगा। तो मैं मानता हूं कि ये जो मैं काम करता हूं क्योंकि क्या लगभग समझ में तो कुछ चीजें आ रही हैं आप जो समझा रहे हैं, लेकिन तर्क किस स्तर तक पहुंच गया है इनको सुनिएगा। कांग्रेस के नेता हैं, आप तक ऑडियो जाएगा, सुनिएगा। वंदे मातरम जो उन्होंने किया है वो आगे जो इतना वंदे मातरम था, इसके दो पक्ष है। पहले जो दो छंद हैं वो देश की हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। इसलिए हम कांग्रेसियों की और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको सम्मान करें, सबको अवसर दें। इसलिए जो इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, फूट डालने की नीति का भाग है, उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। स्वीकार नहीं करते उसको। स्वीकार तो दिल से होता है, जबरदस्ती लाठियों से कोई स्वीकार होता है क्या? ये आज बहुमत के दम पर स्वीकार कराना चाहते हैं। संसद के अंदर उन्होंने संसद को तो एक चिड़िया बना दी है कि बस हमारे पास बहुमत है। साहब, खाली बहुमत से नहीं होता है, कोई भी चीज प्रॉपर बहस से हो, उसमें प्रॉपर सारे चीजें अपनाई जाए, सबका पक्ष सुना जाए, इसके बाद जाकर के करो कोई भी। अब तो अभी एक बात सुनिए, हमारी सरकार आएगी तब हम सोच समझ करके सबकी राय लेकर के जो बेहतर से बेहतर होगा वो काम करेंगे। छंद भड़काऊ है, वंदे मातरम के छंद भड़काऊ हैं। अब बताइए, ये कांग्रेस के नेता हैं, राजस्थान के बड़े नेता हैं, मदन जी इनका नाम है, और ये कह रहे हैं कि मतलब ये सब प्रमोशन के लिए होता है ना, पार्टी में लग रहा है कि सोनिया जी खुश होंगी शाबाशी देंगे, सरदार खुश होगा शाबाशी देगा। देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि डिस्ट्रक्टिव डायनेस्टी के डपोर शंखों का डिज्नीलैंड बन गई है। अब अगर कोई पार्टी डिस्ट्रक्टिव डायनेस्टी के डपोर शंखों का डिज्नीलैंड बन जाए तो इसी तरह के जो है वो बहके बहके मेरे सरकार नजर आएंगे, इनकी बर्बादी के आसार नजर आएंगे। तो इसलिए जो है वो ये कोई चीज जो है वो कोई
भड़काऊ है वंदे मातरम, भड़काऊ है और सबको साथ लेकर चलना है, इसलिए इसके साथ नहीं रहने वंदे मातरम के। कौन इसका विरोध कर रहा है, जरा बता दें। कांग्रेस जो कांग्रेस के जो नेता दिमागी मुस्लिम लीग के लोग हैं वो विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि जो दिमागी नक्सल टाइप के लोग हों वो भी विरोध कर सकते हैं। अभी तो एक पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि हम भी दिमागी नक्सल हैं। तो जो एक गृह मंत्री रहा और वो अपने को दिमागी नक्सल डिक्लेयर कर रहा हो, तो इसका मतलब ये कि क्या उसकी सोच रही होगी और क्या उसने अपने इस बहस को दिमागी नक्सल की तरफ लेकर गए हैं। तो मैं थोड़ा सा उधर अगर जाऊं तो आप ये कहेंगे कि वंदे मातरम को भड़काऊ कहने वाली सोच दिमागी नक्सली वाली सोच है। डेफिनेटली ये वो सोच है, ये वो दिमागी नक्सली नहीं बल्कि दिमागी जिन्ना वाली सोच है। ये जो दिमागी जिन्ना टाइप के दिमाग वाली की मानसिकता वाली सोच है ये। और मैं मानता हूं कि जिनकी भी ये सोच है, जो लोग भी इसको लेकर के जो है वो हाहाकार हंगामा हुड़दंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ना अपना भला कर रहे हैं ना देश का भला कर रहे हैं। वंदे मातरम जो है वो संसद ने जो कानून पास किया है उसका सबको सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर आप अपमान करेंगे तो निश्चित तौर से फिर जनता आपसे हिसाब किताब सूद ब्याज, कानून के साथ साथ जनता भी आपके साथ हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ करेगी। वो तो कह रहे हैं हिसाब किताब बेहतर हो जाएगा, हो सकता है यूपी में वोट मिल जाए, वहां 20% की लड़ाई चल रही है, 80-20 का खेल है। 20 में अखिलेश जी की जगह कांग्रेस ने एज ले लिया है, तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस, वहां उस रेस में शायद कांग्रेस सबसे बड़ा फेस बन नहीं जाएगी इस प्रकरण के बाद। वो तो देखो ये जो कम्युनलिज्म का चैंपियन बनने का इनका कंपटीशन है, तो ये कम्युनलिज्म का चैंपियन बनते रहे। 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी चारों खाने जीत होंगे और अभी आने वाले 27 सालों तक उत्तर प्रदेश में न कांग्रेस पार्टी, न समाजवादी पार्टी और न इनके कम्युनलिज्म के चैंपियन बनने की जो लोग कंपटीशन में लगे हैं उनके लिए कोई वैकेंसी है। इनको सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक तर्क दिया है। वो तर्क क्या दिया वो मैं आपको बताऊं, आप खुद ही लाइव सुन लीजिए एक बार, ये आप सुनेंगे। अब जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही नहीं गए, जो जवाहरलाल नेहरू गए थे वही गए। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया ऐसे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं, लोग पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए। तुम जो कहोगे वही होगा, बताइए आप तय करेंगे क्या? कल को सरकार बदली, फिर कुछ वंदे मातरम फिर वापस बैक टू स्टेंजा हो गया, या वंदे मातरम बैन हो गया, क्या पता, कुछ नहीं। कल को ये इशारा तो उसी तरफ कर रहे हैं खड़गे जी, और वो कह रहे हैं कि भाई जो नेहरू जी गाते थे वही गाया, जो गांधी जी गाते थे वही गाया, जो अटल जी गाते थे वही गाया। अगर ये गुनाह है तो गांधी, नेहरू, पटेल पर केस डालो पहले। क्या जवाब है आपके पास? मुझे लगता है कि ये जो लफाजी की लंपट लाभी है, ये आज भी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि जो कुछ ये लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ ये जो है वो तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों और तर्कों से जो है वो के विपरीत तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। अरे भैया, जो गांधी जी की बात कर रहे हैं, जो नेहरू जी की बात कर रहे हैं, या और जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं उनकी बात कर रहे हैं, आप उससे पहले वाली बात क्यों भूल जाते हैं? जबकि वंदे मातरम के सारे छंद जो है वो सभी लोगों ने खड़े होकर के वहां पर जो है वो पूरे राष्ट्रवाद के जुनून और जज्बे के साथ गाए थे। वो तो तब की बात कर रहे हो जब आपने मुस्लिम लीग के जो है वो दबाव में, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, मुस्लिम लीग के मुगाम्बों को खुश करने के लिए आपने जो है वो वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब की आप बात कर रहे हो, उससे पहले वाली बात करो ना। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने समय से तो वही गाया गया। पटेल जी ने, अटल जी ने, वो अटल जी का भी नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने वही गाया, तो उन पर भाई ऐसा है, तो इतने पहले से पहले मोदी जी नहीं थे, ऐसा जो है वो वक्त नहीं था, ऐसा माहौल नहीं था। और मोदी जी जैसा जो है वो एक मजबूत और एक डायनेमिक लीडर नहीं था, जो कि 370 भी खत्म कर सकता था, जो कि तमाम तरह की जो कुरीतियां थे, जो प्रथाएं थी,
उसको जो है वो खत्म कर सकता था। और जो वंदे मातरम के साथ इनकी जो कम्युनल लिंचिंग की थी, इन्होंने जो सांप्रदायिक लिंचिंग की थी, उस संक्रमण को भी जो है वो सफा कर सकता था। तो वो वो उन्होंने कहते किया हैं है। साहब, जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया, उनकी पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हमें वंदे मातरम पर राष्ट्रवाद पर ज्ञान देते हैं। अब दीजिए इसका जवाब। देखिए ऐसा है 52 साल तक कि तिरंगा नहीं फहराया और ये सब वो सब, ये लोग हमको ज्ञान देते हैं वंदे मातरम, राष्ट्रवाद देखिए का ऐसा है ज्ञान। कि ये जो है इनकी दिक्कत ये है, ये संघ के बारे में कह रहे हैं। संघ के हाँ। प्रति इनका जो दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का दौर है, ये दशकों चला है। अब दशकों जो है वो संघ के प्रति जो इनका दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का दौर रहा है, उसके बावजूद उसको दरकिनार करके संघ की राष्ट्रवाद, संघ की राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। तिरंगा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर कभी सवाल नहीं खड़ा हुआ। हाँ, इनका जरूर दुष्प्रचार नए नए रंग, नए नए रूप में आया। तो इस तरह के जो रणछोड़ बहादुरों का जो है वो रंगारंग प्रोग्राम है, उससे जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। रणछोड़ बहादुरों का रंगारंग प्रोग्राम। लेकिन सर एक बात बताइए ना, ये जिन्ना तो चला गया, ये जिन्ना के मुन्ना पीछे छोड़ गया है क्या? ये योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में कहा, और जिन्ना के मुन्ना बनने की कोशिश यूपी में कम से कम ना करें। लेकिन देश में भी क्या ऐसी कोशिश हो रही है? एक आपने बड़ी अच्छी बात कही, कई लोगों ने कही, साहब कांग्रेस के मंच और मस्जिद में फर्क खत्म हो गया है क्या? मस्जिद में नहीं गाएंगे चलिए संपूर्ण वंदे मातरम, कांग्रेस के मंच और मस्जिद का फर्क खत्म हो गया है क्या? और ये तस्वीरें मैं एक बार चलाता हूं, उस पर भी आप बोलिएगा, साथ में चलेंगी तस्वीरें, और ये तस्वीरें साथ में चल रही है। इसमें तो बातचीत कैद हुई जब राहुल गांधी ने कहा इट्स नॉट आर वर्जन ऑफ वंदे मातरम। ये वो तस्वीरें भी इस वक्त हैं, इट्स नॉट आर वर्जन ऑफ वंदे मातरम। आर वर्जन, इनका वर्जन, उनका वर्जन क्या होता है सर? देखिए मैं मानता हूं अमन जी, ये जो है वो बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं, बेवकूफी नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा बेहूदगी, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं कह सकते आप। आवर वर्जन क्या मतलब है? बंकिम दा का जो वर्जन था, जो बंकिम दा का जो जुनून और जज्बा था वंदे मातरम को लेकर के, जिस जुनून जज्बे के साथ हमारे आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो है वो अपनी कुर्बानियां दी, क्या वो जो है वो जो वर्जन है वो गलत था? मैं मानता हूं ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो लीपापोती करने में लगी है, मैंने तो शुरू में ये कहा अमन जी कि कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिला था, जो उसने जो है वो लम्हों की खता की थी, जिसकी कि वंदे मातरम की संपूर्णता ने दशकों सजा झेलनी पड़ी। आज जो है वो मौका था जिसमें, जो कि जब संसद ने जो है वो वंदे मातरम को पूरे छंदों को जो है वो स्वीकार किया और एक व्यवस्था बनाई, तो वो उसके साथ खड़े होते। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जिस तरह का उनका जो है वो, एक और चीज अगर आप समझा पाए, पिछले 2 साल से लाल किले नहीं गए राहुल जी और सारे लोग, वो कह रहे हैं सम्मान उस तरह से नहीं मिलता, 15 अगस्त, लाल किले की प्राचीर, वो गए नहीं पिछले 2 साल से, दूसरा साल लगातार। देखिए राहुल जी अभी भी सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर में चकनाचूर है, और अगर कोई व्यक्ति सामंती सुरूर और सुल्तानी गुरूर में चकनाचूर होगा तो वो जो है वो हमारे चाहे आज़ादी का कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो जो है हमारे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, चाहे वंदे मातरम हो, उसका आपराधिक अपमान करने में जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। इनको भी सुनिए, इनको तो आप जानते हैं पर्सनली, एक बार सुनिए इनको। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। भाई मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा, आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, गाऊंगा नहीं, और गाने के लिए तो नहीं कहा, आपको सम्मान में खड़ा होना है, तो ये एक्सक्यूज तो इनका सही हो जाएगा। कहेंगे मैं सम्मान दे रहा हूं, मैं लिपस्टिक में गाऊंगा नहीं पूरा, लेकिन मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा। मैं अमन जी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूं कि एक बार जो है वो कुछ इस तरह के कुछ जो वंदे मातरम विरोधी जो जमात है, जो कुछ चाहे वो राजनीतिक जमात हो, धार्मिक लोग हों या कोई और हो, उनके और हम भी आ जाएंगे, शास्त्रार्थ करा दीजिए आप।
अरे वाह, इनके अद्भुत। साथ एक ये ऐसा तय हो गया। शास्त्रास्त्र कराइए जो कि देश को ये तय करने दीजिए कि ये जो वंदे मातरम का जो लोग की कम्युनल लिंचिंग कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक लिंचिंग करने में लगे हुए हैं, वो सही है या देश सही है? नहीं, वो लेकिन वो सही कह है तो रहे हैं या मेरा जिन वो संवैधानिक आजादी के अधिकार है ना हमारे वो गाना। शहीद सही थे जिन्होंने कि वंदे मातरम के जुनून और जज्बे के साथ देश को आजाद कराया? लेकिन वो तो ठीक कह रहे हैं, वो उस हिसाब से उनका लॉजिक तो सही होगा। वो कहेंगे मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरी धार्मिक मान्यता है, मेरी मजहबी मान्यताएं हैं, मैं गाऊंगा नहीं, मैं सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा। और गाने के लिए थोड़ी ना मजबूर कर सकते हैं। नहीं नहीं राष्ट्र के हम सम्मान की हमको बात है, सम्मान वो दे हम रहे तो हैं। शुरू से आपसे कह रहे हैं कि ऐसा है कि कोई गाता है नहीं गाता, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसकी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपराधिक अपमान करता है, चाहे वो एक्शन से करे और चाहे जो है वो रिएक्शन से करे, निश्चित तौर से उसकी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान है। तो और मेरा आपसे सीधा जो प्रश्न जो मैं फिर, इशारा कर जो रहा हूं कांग्रेस आपको, के एक्शन और मंच पर रिएक्शन, हुआ, जो कांग्रेस के मंच पर हुआ, क्या वो राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग का आपराधिक अपमान था आपकी 100% था, परिभाषा के हिसाब से? 100% था। आपने वो एक्शन भी देखा, वो रिएक्शन भी देखा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। उसके लिए जो है वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। तो जो एक्शन और रिएक्शन था वो निश्चित तौर से आपराधिक अपमान की सोच वाला था, सनक वाला था। नहीं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुस्लिम माओवादी कांग्रेस बन गई है, तो इसलिए तीनों वर्ड्स में अगर आप देखें तो ये जो वंदे मातरम प्रकरण हुआ वो, और उसके बाद पी चिदम्बरम ने जो अपने आप को दिमागी नक्सली एक्सेप्ट किया, तो पीएम को ही सही साबित किया कांग्रेस ने, मुस्लिम माओवादी देखिए, कांग्रेस बनती जा रही है। आपको अभी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी लगभग 12 साल पहले, तो पहली बार आजादी के बाद केंद्र की सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि शामिल हुआ था। पहली बार केंद्र की सरकार में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि शामिल हुआ था, जो कि मुस्लिम लीग को जो है वो कोई भी राजनीतिक पार्टी उस समय चिमटे से भी नहीं छूती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो है वो न केवल बंटवारे का अपराधी माना जाता था, बल्कि विभाजन की विभीषिका का भी जो है वो गुनाहगार माना गया है। लेकिन इन्होंने जो है वो सोनिया गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो है वो मुस्लिम लीग को जो है वो गले लगाया और अपनी सरकार में शामिल कराया। अभी भी शायद इन्हीं के साथ मिलकर के चल रही है सरकार। तो मैं मानता हूं कि जो कुछ मुस्लिम लीग ने उस समय को संतुष्ट करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई से पहले और उसके बाद किया, उसका खमियाजा देश में, हमने इसीलिए कहा ना कि जो कांग्रेस की खता का कंट्री ने खमियाजा भुगता। अब कांग्रेस की जो है वो लम्हों की खता का कंट्री जो है वो दशकों सजा उसकी भुगती है। दिमागी नक्सल पर क्या विचार है आपके? दिमागी नक्सल पर क्या विचार है? वो कहते हैं जो मोदी का विरोध करे, जो सरकार का विरोध करे, बीजेपी का विरोध करे, बीजेपी की नीतियों का विरोध करे, 370 की बहाली के पक्ष में बात करे, वो दिमागी नक्सली बताते थे आप उनको। अब अभी तो मैंने देखा, मैं भी दिमागी नक्सली, महबूबा मुफ्ती मैं भी दिमागी नक्सली, आई एम प्राउड दिमागी नक्सली, ये सब क्या है फिर? इसमें कहने की क्या जरूरत है? पूरा देश जानता है कि आप दिमागी तौर से नक्सल हैं, दिमागी तौर से आप अलगाववादियों के साथ हैं, दिमागी तौर से आप नक्सलवादियों के साथ हैं, दिमागी तौर से आप उन राष्ट्रद्रोही ताकतों के साथ हैं जो कि देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोचते हैं। इसमें कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप कह करके और घोषित कर रहे हैं। और मुझे तो उसी में आश्चर्य हुआ जिस व्यक्ति के पास गृह मंत्रालय का, इंटरनल सिक्योरिटी का और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रही हो, वो व्यक्ति कहता है कि जी मैं तो दिमागी नक्सल हूं। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्तार जी, वो कहते हैं अगर सरकार पर सवाल उठाना दिमागी नक्सली होना है तो हाँ हम हैं दिमागी नक्सली, अगर 370 की बहाली की बात करना दिमागी नक्सली होना है तो हम हैं दिमागी नक्सली। तो ये परिभाषा है जो जेनजी को दिमागी नक्सली, ऐसा लोग ऐसी ब्रांडिंग भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जेनजी की यहाँ बात ही नहीं है। पहली बात ये कि अगर आप देखें तो मैं एक चीज बताऊं कि ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है अमन जी आजादी के बाद की, जो कि बिना कांग्रेस के रिमोट और कुनबे के सपोर्ट के ये चल रही है, और बिना रुके हुए चल रही है, बिना थके हुए चल रही है, जिसमें कि तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों को इस बात को कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि इंडिया ने और मोदी ने ये साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है उन लोगों को जो है वो कभी भी सूट नहीं कर रही है, उन्हें कभी जो है वो स्वीकार नहीं हो रही है
कि इस देश में जो है वो जिसको हम सरकारों को रिमोट से चलाते थे, सपोर्ट से चलाते थे, जब चाहते थे कान पकड़ के उठाते थे, बैठालते थे, वो सरकार जो है वो कैसे जो है वो अपने धाक और धमक के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। उस धाक धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन में ये लोग धूल दूसरित होते जा रहे हैं। और ये जो सारे प्रकरण हुए हाल फिलहाल दिल्ली में, सब उसी दिमागी नक्सल वाले टूल किट का पार्ट था, आपको लगता है ये जो हुआ दिल्ली में? नहीं, मैं अमन जी इससे सहमत नहीं हूँ। मैं भी कहूंगा कि मैं जो है एक्स जेनजी हूँ। मैं तो 17 साल का था, तो उस समय मुझे इमरजेंसी के दौरान जेल में हम गए थे इंदिरा जी के शासनकाल में। उस समय जो है वो आज़ादी की आवाज़ को लेकर के देश में जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है वो हत्या की जा रही थी, संवैधानिक मर्यादाओं को जो है वो छिन्न भिन्न किया जा रहा था। उन तमाम चीज़ों को लेकर जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में हम सब गए थे। तो हम उन हमारे छात्र थे, जो नौजवान थे, उनकी हम नियत पर जो है वो शक नहीं करते। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की ये आदत हो गई है, कुछ ये ऐसे छल छत्रप हैं जो कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, कभी महिलाओं के कंधों पे बंदूक, कभी मुसलमानों के कंधों पे बंदूक, कभी ओबीसी के कंधे पे बंदूक, कभी किसी और के कंधों पे बंदूक, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर घूमते रहते हैं। तो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर घूमने वाले छल छत्रपों से हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये जो है वो आंदोलनों को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। आंदोलनों को जो है वो कैसे उस पर कब्जा कर लो। मैं मुख्तार जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो देश का जेनजी, जो देश का युवा सड़कों पर उतरा, वो झारखंड में भी उतरा, उसके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन जो ये कहे कि लोकतंत्र की लड़ाई अब सड़क से नहीं संसद से लड़ी जाएगी, जो ये कहे कि अब चुनाव नहीं रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो होगा, इनको तो दिमागी नक्सल कहना पड़ेगा। जो ये कहे कि लोकतंत्र की लड़ाई संसद नहीं सड़क पर, या जो पीएम आवास के बाहर अगर धरने पर बैठ जाए जो और लोगों से कहे आओ आओ पहुंचो, पीएम आवास के बाहर पहुंचो, पीएम के घर के अंदर, वो अगर आह्वान होता है, उससे तो दिमागी नक्सल कहना पड़ेगा। वो तो नेपाल बांग्लादेश वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश थी, या वो भी नहीं? देखिए, दिल्ली में जो जंतर मंतर वाले लोग थे, वो अगर झारखंड में छू मंतर हो जाते हैं, जंतर मंतर पे लेकर के दिल्ली में जिन्होंने शोर हाहाकार हंगामा किया और झारखंड में वो छू मंतर हो गए, तो आपको पहली बात तो समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आप जो है वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट एनार्की के जरिए जो है वो कभी भी हाईजैक नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप जो है वो अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं और जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को ध्वस्त नहीं कर सकते। आपको जो है वो जब जनता ने जनादेश नहीं दिया, तो बिना जनादेश के जागीरदारी और बिना जनाधार के जो है वो जमींदारी आप करने में अगर लगे रहेंगे, तो आप इसी तरह घूमते रहिए, नहीं, क्योंकि इस तरह के जुगाड़ का जमघट करते रहिए। नहीं हो रहा तो वही आखिरी रास्ता बचा ना, अब नहीं हो पा रहा। वो तो 100 सेंचुरी लग चुकी है हार की। ऐसा है कि अगर कुछ लोग होते हैं कि कुल्हाड़ी जो है वो पैर पे मारते हैं, कुछ लोग होते हैं जेब में कुल्हाड़ी रख करके घूमते हैं, जहां मौका मिला अपनी पैर पे जो है धुएं से मार लिया। तो मैं अमन जी एक बात बताऊं, अगर परिश्रम जो है वो परफेक्ट हो तो वो परिणाम देता है। अगर परिश्रम जो है वो कहीं करप्ट हो तो वो जो है वो पलीता लगाता है। तो परिश्रम अगर करेक्ट है तो परिणाम देगा, और अगर परिश्रम जो है वो करप्ट होगा तो पलीता लगाएगा। कांग्रेस पार्टी की और उनके साथियों की स्थिति ये है कि वो नाम के लिए तो राहुल गांधी जी के, हाँ, वो नाम के लिए जो है वो कहते हैं हम बड़े परिश्रम कर रहे हैं, हम तो जो है वो छात्रों की गूंज कर रहे हैं, हम जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हम जो है वो भट्टा परसोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो है वो परिश्रम नहीं है, परिश्रम जो है वो करेक्ट परिश्रम नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट परिश्रम नहीं है, बल्कि जो है वो करप्ट परिश्रम है। और जब करप्ट परिश्रम आप करोगे, जब आप विकृत मानसिकता के साथ करोगे, जब आप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो साजिशों की मानसिकता के साथ करोगे, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। और ये मेलोनी पकड़कर समझा क्या संदीप दीक्षित, उस पर क्या विचार हैं आपके? ये जो अभद्रता हुई राहुल गांधी के मंच पर, प्लान्ड थी ये सब? क्योंकि ये तो ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि एक देश की राष्ट्राध्यक्षा को लेकर इस तरह की ओछी घटिया टिप्पणी की जाएगी। मेलोनी समझकर पकड़ा क्या? वो एक लीडर, हाँ बताइए। एक लीडर ऑफ द अपोजिशन, मैं इसीलिए कहता हूं ना कि जो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हैं,
ये जो है वो पाखंड के पंचरंगी प्रोग्राम का रंगमंच बनते जा रहे हैं। अब ये अगर रंगारंग प्रोग्राम का रंगमंच बन जाए तो इस तरह का आपको प्रोग्राम देखना पड़ेगा। और आप इनके जो गूंज वाला प्रोग्राम हो रहा है ना, वो छात्र क्या गूंज कहते हैं, उसमें आप देखिए जरा सा, उसमें रंगारंग जो है वो आतिशबाजी भी सुनाई पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक भी दिखाई पड़ेंगे। उसमें जो है वो कोई तर्क और तथ्य से बात नहीं होगी, बस जो है मोदी बैशिंग का जो है वो आपको सुर दिखाई पड़ेगा। चलिए, वैसे एक आखिरी सवाल जाते जाते, फिर उसी जो पहले सवाल पर लौट कर आ रहा हूं, निचोड़ ये लेकर जा रहा हूं, वंदे मातरम को एंटी इस्लामिक या इस्लाम विरोधी जो लोग कहते हैं, उनको मुख्तार अब्बास नकवी का एक जवाब कि क्यों वंदे मातरम इस्लाम विरोधी नहीं और मजहब आपको मातृभूमि की वंदना से बिल्कुल नहीं रोकता है, यह समझा दीजिए। बिल्कुल नहीं। आप मादरे वतन के प्रति इस्लाम में भी हुब्बुल वतनी यानी कि राष्ट्र भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। अब जो है वो जिनका ईमान जो है वो वंदे मातरम को लेकर खतरे में हो जाता है, हिचकोले लेने लगता है, तो मैं तो उनसे कहता हूं भैया अपने ईमान को ठीक करो, नहीं तो आप बेईमान कहलाओगे। नहीं, वो तो हिंदू हैं, उनका ईमान, वो तो राहुल गांधी तो खुद हिंदू हैं, तो उनका कौन सा ईमान या मजहब खतरे में आ रहा है? राहुल गांधी तो हिंदू हैं ना? राहुल गांधी जी कम ऐसा है कि इनमें तो दो तीन तरह के कंपटीशन चल रहे हैं। तो कम्युनलिज्म का चैंपियन कौन है, इसके कंपटीशन में लगे हुए हैं। अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, तो इनको लगता है कि जो है वो समाजवादी टीपू सबसे बड़े कम्युनलिज्म के चैंपियन है, या जो है वो सामंती सुल्तान। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी क्लैरिटी के साथ कोई नहीं समझा पाता, मुझे भी समझना था, सीखना था आपसे, इसलिए हमने आपको इनवाइट किया टैब पर। थैंक यू अमन जी, पूरा सच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, थैंक यू सो मच सर।